जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक सर्कस का ट्रैपीज आर्टिस्ट है। वो पतली रस्सी पर चलने वाला। बिल्कुल। अब सोचिए कि एक पतली सी रस्सी पर संतुलन बनाते हुए इस नर्तक के सिर पर किताबों का एक बहुत भारी ढेर है। ओह, सुनकर ही डर लग रहा है ना? और एक हाथ में बच्चे का प्रैम यानी झूला है और दूसरे हाथ में किचन की कोई भारी सी कुर्सी। और मजे की बात देखिए, ये संतुलन रोजाना बिना गिरे बनाना है। मतलब ये तो इंसान को पागल करने के लिए काफी है। एकदम सही कहा। और ये कोई आज की वायरल इंस्टाग्राम रील या मीम नहीं है। ये असल में वो सटीक चित्र है जो 1955 में एन मोरो लिंडबर्ग ने आधुनिक जीवन जीने वाली महिला के लिए उकेरा था। वाह, 1955 में? हाँ, और सच कहा जाए तो आज दशकों बाद भी ये तस्वीर हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को बिल्कुल वैसे ही बयां करती है। तो इस चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करने वाले, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। हम एन मोरो लिंडबर्ग की क्लासिक किताब गिफ्ट फ्रॉम द सी की गहराइयों में उतर रहे हैं। और इस गहन अध्ययन में हम सिर्फ मूल किताब ही नहीं बल्कि कुछ और भी देखेंगे। मतलब इसकी अलग अलग संस्करण? हाँ, 1955 का मूल संस्करण तो है ही, साथ ही उनकी बेटी रीव लिंडबर्ग ने 2005 में जो प्रस्तावना लिखी थी और खुद लेखिका ने 1975 में जो आफ्टरवर्ड लिखा था, हम उन सभी पन्नों को टटोलेंगे। ये तो बहुत ही विस्तृत होने वाला है। बिल्कुल। और हमारा मकसद बस ये खोजना है कि कैसे कोई भी इंसान आधुनिक जीवन की इस अंतहीन आपाधापी, जिसे किताब में मल्टीप्लिसिटी कहा गया है, उसके बीच मानसिक शांति और एकांत का सही संतुलन पा सकता है। और ये सब समुद्र तट से मिली अलग अलग सीपियों के रूपकों के जरिए होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये ट्रैपीज आर्टिस्ट वाली उपमा सच में दिमाग में बस जाती है, क्योंकि मतलब ये सिर्फ शरीर की थकान को नहीं दिखा रही। हाँ, मानसिक थकान भी है। एग्जैक्टली। ये दिमाग के उस बोझ को दिखाती है जो हर इंसान आज महसूस कर रहा है। गिफ्ट फ्रॉम द सी कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक तरह का सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसके विचारों को सही मायने में समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इन्हें लिखने वाला दिमाग किसका था। हाँ, लेखिका का बैकग्राउंड। अक्सर जब लोग इस किताब के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में एक ऐसी लेखिका की छवि बनती है जो किसी शांत हवादार कमरे में बैठकर आराम से समुद्र की लहरों को देखते हुए कविताएं लिख रही है। एक बेहद नाजुक सी हस्ती की छवि, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन 2005 की अपनी प्रस्तावना में उनकी बेटी रीव लिंडबर्ग इस कमजोरी के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती हैं। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरे अध्ययन को इतना दिलचस्प बनाती है। वो कोई ऐसी इंसान नहीं थी जो सिर्फ ख्यालों की दुनिया में जीती हो। बिल्कुल नहीं। असल में एक अग्रणी एविएटर यानी विमान चालक थी। सोचिए, 1930 के दशक में जो विमानन अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, जब तकनीक इतनी विकसित भी नहीं थी। हाँ, कोई जीपीएस नहीं था। उन्होंने अंधेरे आसमान में सिर्फ तारों की दिशा देखकर नेविगेट करना सीखा था। उन्होंने अपने पति चार्ल्स लिंडबर्ग के साथ मिलकर दुनिया के कई अनजान रास्तों की खोज की। वाह, ये सच में बहुत बहादुरी का काम है ना? और इससे भी गहरी बात यह है कि 1932 में अपने पहले बेटे को एक बेहद दुखद घटना में खोने के बाद, वो लिंडबर्ग अपहरण मामला? हाँ, वही। उस भयंकर त्रासदी के बाद उन्होंने 5 बच्चों की परवरिश की। तो जब ऐसी महिला जिसने जीवन के सबसे बड़े तूफानों को झेला है, ये कहती है कि उसे शांति की तलाश है, तो उस बात का वजन बहुत बढ़ जाता है। बहुत सही कहा। उस पृष्ठभूमि को समझना इसलिए अहम है क्योंकि उनका मुख्य संघर्ष किसी शारीरिक चुनौती या डर से नहीं था। उनका संघर्ष मल्टीप्लिसिटी से था। यानी वो बहुत सारी चीजें जो एक साथ हम पर हावी होती हैं। एग्जैक्टली। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है जीवन की वो अनगिनत मांगें जो इंसान को हर दिशा में खींचती हैं। परिवार की जरूरतें हैं, समाज की उम्मीदें हैं, करियर का दबाव है। और आज के समय में तो ये और भी बढ़ गया है। हाँ, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये इंसान को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जाता है। यहाँ मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का हवाला देते हुए एक बहुत दिलचस्प जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ज़ेरसेनहाइट। ज़ेरसेनहाइट, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ है टुकड़ों में बटे होने की स्थिति। मतलब ये कोई आम शारीरिक थकान नहीं है, ये एक ऐसा बिखराव है जहां इंसान की ऊर्जा सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से बाहर की ओर फेंकने वाली ताकतों की तरह छितर जाती है। चलिए
इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि हम सभी हर दिन ये महसूस करते हैं कि हम एक साथ 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। जैसे एक हाथ में स्मार्टफोन है जिस पर ऑफिस के भारी भरकम ईमेल आ रहे हैं, उसी समय दिमाग में घर के राशन की लिस्ट चल रही है कि दाल खत्म हो गई है। हाँ, और सामने कोई दोस्त अपनी परेशानी बता रहा होता है। एग्जैक्टली हाँ, हम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से कहीं भी मौजूद नहीं है। यही तो ज़ेरेसनहाइड का असली रूप है। जब हमारा ध्यान लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करता है तो इंसान का अपना कोई एक केंद्र नहीं बचता। ऐसा लगता है जैसे आत्मा के ही कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। हाँ, और हर टुकड़ा अलग दिशा में भाग रहा है। ये समस्या सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की एक क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है। हम लगातार खुद को बांट रहे हैं और फिर दिन के अंत में हैरान होते हैं कि हम इतने खाली क्यों महसूस कर रहे हैं। तो अगर आधुनिक जीवन इंसान को इस तरह टुकड़ों में बांट रहा है तो इस बिखराव को रोकने का पहला कदम क्या होना चाहिए? यहीं पर समुद्र तट काम आता है। हाँ, यहीं पर समुद्र तट हमें अपना पहला सबक देता है। और ये सबक आता है पहली सीपी से, जिसका नाम है चैनल्ड वेल्क शेल। ये शेल बाहरी दुनिया को सरल बनाने और शेडिंग यानी त्यागने की कला सिखाता है। चैनल्ड वेल्क का आकार बहुत ही सादा और प्राकृतिक रूप से सुंदर होता है। ये असल में हर्मिट क्रैब का घर होता है। वही केकड़ा जो अपना घर पीठ पे लेके चलता है। बिल्कुल वही। इस समुद्री जीव की खासियत यह है कि जब उसे लगता है कि अब इस शेल की जरूरत खत्म हो गई है या ये उसके विकास में रुकावट बन रहा है, तो वो उसे बिना किसी अफसोस के छोड़कर आगे बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। वो पुरानी भारी हो चुकी चीजों से चिपका नहीं रहता। हाँ। समुद्र तट पर जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहां इंसान को अचानक ये एहसास होता है कि उसे असल में कितनी कम चीजों की जरूरत है। ये बहुत गहरी बात है, और ये सिर्फ उन अतिरिक्त कपड़ों या गैजेट्स को छोड़ने की बात नहीं है जिन्हें हम अपनी अलमारियों में भरते रहते हैं। हाँ, भौतिक चीजों से कहीं आगे की बात है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शेड करना या उतार फेंकना जरूरी है, जैसे हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद, वो झूठा अहंकार। हाँ, और वो सामाजिक मुखौटा। बिल्कुल, वो मुखौटा जो घर से बाहर निकलते ही पहनना पड़ता है, हर समय ये साबित करने का दबाव कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी मैं। हाँ, बताइए। जब हम आज के दौर में सादगी की बात करते हैं, तो क्या सादगी चुनना भी अपने आप में एक लग्जरी नहीं है? ये एक बहुत ही पेनी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि देखिए, युद्ध के मैदान में या किसी जेल में सादगी इंसान पर मजबूरी में थोपी जाती है, लेकिन हम जिनके पास सारे विकल्प मौजूद हैं, हम जानबूझकर अपने जीवन को जटिलताओं से क्यों भर लेते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब सादगी थोपी जाती है तो वो एक सजा लगती है। हाँ, तब वो चॉइस नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन चैनल्ड सादगी, जिस सादगी की बात करता है, वो सजा नहीं है, वो अनुग्रह और आंतरिक सद्भाव पाने की एक सोची समझी तकनीक है। मतलब हम जानबूझकर जीवन को जटिल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि व्यस्त दिखना ही महत्वपूर्ण होना है। एग्जैक्टली। बाहर की सादगी असल में अंदर की उलझनों को सुलझाने का पहला सुराग देती है। जब कोई इंसान बाहरी दिखावे, गैर जरूरी कमिटमेंट्स और हर समय उपलब्ध रहने के दबाव को छोड़ देता है, तो वो शांत होने लगता है। हाँ, तो वो खुद को उस टुकड़ों में बटी हुई स्थिति से वापस समेटना शुरू करता है। बाहरी शोर कम किए बिना अंदर की आवाज सुनना नामुमकिन है। तो मान लीजिए बाहरी शोर शांत हो गया, कैलेंडर भी थोड़ा खाली हो गया, लेकिन जब वो शोर शांत होता है तब अक्सर इंसान को अपने ही खालीपन का सामना करना पड़ता है, जो डरावना हो सकता है। बिल्कुल डरावना होता है। और यहीं से हमारी दूसरी सीपी का सफर शुरू होता है, मून शेल। मून शेल एकांत की शक्ति का प्रतीक है। ये गोल है, पूर्ण है और अपने आप में एक द्वीप की तरह है। मूनशेल इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। देखिए, समाज में अक्सर ये सिखाया जाता है कि एक अच्छे इंसान का काम, और विशेष रूप से महिलाओं का काम, हमेशा दूसरों के लिए खुद को खर्च करना है, हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहना। हाँ, इसे किताब में स्पिलिंग अवे कहा गया है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बिना रुके अपनी ऊर्जा देते रहना। लेकिन ये तो भौतिकी का एक बहुत ही सरल सा नियम है ना। अगर कोई बर्तन सिर्फ पानी बाहर उड़ेलता रहेगा और उसमें नया पानी नहीं भरा जाएगा तो वो सूख ही जाएगा। बिल्कुल सूखेगा। लगातार दूसरों को देते रहने से इंसान के भीतर रचनात्मकता और ऊर्जा का मूल स्रोत पूरी तरह सूख जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसे फिर से भरने का तरीका क्या है? तरीका है एक घूमते हुए पहिए की स्थिर धुरी बनना।
स्थिर धुरी। हाँ, पहिया चाहे जितनी तेजी से घूमे, उसकी धुरी को शांत और स्थिर रहना ही पड़ता है, वरना पूरा पहिया टूटकर बिखर जाएगा। ये बहुत सुंदर उपमा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समाज में इस स्थिर धुरी को खोजना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज अकेलेपन को एक गुप्त अपराध या सीक्रेट वाइस की तरह देखा जाता है। हाँ, जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। बिल्कुल। अगर कोई ये कह दे कि मैं इस वीकेंड किसी पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ समय बिताना है, तो उसे स्वार्थी, असामाजिक या अजीब मान लिया जाता है। लोगों को अपने ही एकांत के लिए दूसरों से माफी मांगनी पड़ती है। ये बहुत अजीब विडंबना है। एकदम सही। और ये समस्या आज के इस डिजिटल युग में और भी विकराल हो गई है। एकांत का मतलब सिर्फ कमरे में अकेले बैठना नहीं है। हाँ, अगर हाथ में फोन है तो आप अकेले नहीं हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान कमरे में अकेला है, लेकिन उसका ध्यान लगातार स्क्रीन पे आ रहे नोटिफिकेशंस पर है, तो वो एकांत में नहीं है। वो पूरी दुनिया की भीड़ को अपने दिमाग में लेकर बैठा है। सही बात है। और यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, उद्देश्यपूर्ण कार्य और बिना सोचे समझे की गई भागदौड़ के बीच का अंतर। वो कैसे? जब कोई उद्देश्य के साथ कुछ देता है, जैसे किसी की देखभाल करना, कोई कला बनाना, तो वो ऊर्जा वापस भी मिलती है। लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ आदतन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते रहना आत्मा को खोखला कर देता है। तो इसलिए मून शेल याद दिलाता है कि एकांत कोई लग्जरी नहीं है जिसे सिर्फ छुट्टियों में महसूस किया जाए। ये सांस लेने जैसी एक बुनियादी जरूरत है, ताकि इंसान अपने अंदर के बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा जोड़ सके। अच्छा, अब जब कोई इंसान एकांत में अपनी ये आंतरिक धुरी ढूंढ लेता है, जब वो खुद से दोबारा जुड़ जाता है, तो अगला सवाल आता है कि वो दूसरों के साथ अपने रिश्तों में कैसे आगे बढ़ता है। वो कि इंसान कोई द्वीप तो है नहीं। बिल्कुल, हम पूरी जिंदगी तो एक द्वीप बनकर नहीं रह सकते। रिश्तों के इस विकास को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में 2 अलग-अलग सीपियों का बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग किया गया है। हाँ, रिश्तों के अलग अलग चरणों के लिए। पहला है डबल सनराइज शेल, जो कि शुरुआती प्रेम का प्रतीक है। डबल सनराइज शेल एकदम शुद्ध और रोमानी प्रेम को दर्शाता है। ये 2 बिल्कुल एक जैसे सम्मित हिस्सों से बना होता है, जो एक ही हिंज से जुड़े होते हैं। जैसे कोई सीप जो बिल्कुल परफेक्टली बंद होती है। हाँ, ये एक ऐसी बंद दुनिया है जिसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं और बाकी पूरी दुनिया बाहर होती है। ये वो दौर है जब प्यार एकदम परफेक्ट लगता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहने का समय। बिल्कुल। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये अवस्था हमेशा के लिए नहीं टिक सकती, क्योंकि इस बंद दुनिया में किसी भी नए विकास या ग्रोथ के लिए कोई जगह ही नहीं होती। जगह बचती नहीं है। अगर रिश्ते को आगे बढ़ना है, लंबी उम्र तय करनी है, तो उसे एक नए ज्यादा यथार्थवादी रूप में ढलना ही पड़ता है। और ये नया रूप है अगली सीपी, ऑयस्टर बेड। ऑयस्टर बेड, इसका नाम सुनते ही दिमाग में कुछ खुरदुरा, भारी और जमीन से जुड़ा हुआ अक्स उभरता है, जैसे कोई चट्टान। हाँ, और असल में रिश्तों के मध्य वर्ष बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये डबल सनराइज की तरह सुंदर और एकदम परफेक्ट नहीं होता। ये भद्दा हो सकता है, चट्टान से मजबूती से चिपका हुआ होता है, और इसमें अनगिनत जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है। घर, बच्चे, करियर। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने और अपने अपने करियर को संभालने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। और अक्सर लोग इस दौर से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रोमांस कम हो गया है और वे बस एक टीम की तरह घर चला रहे हैं, तो शायद प्यार खत्म हो गया है। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, और यही कारण है कि अधेड़ उम्र या मिडिल एज को अक्सर रिश्तों के पतन का समय मान लिया जाता है। लेकिन यहीं पर नजरिया बदलने की जरूरत है। ऑयस्टर बेड के चरण में प्यार का मतलब एक दूसरे की आंखों में खोए रहना नहीं रह जाता। तो फिर क्या होता है? यहाँ प्यार का मतलब है एक साथ खड़े होकर एक ही दिशा में बाहर की ओर देखना, जीवन की चुनौतियों का एक टीम की तरह सामना करना। ये बहुत पावरफुल थॉट है। मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो हमेशा एक ही परफेक्ट अवस्था को हमेशा के लिए जकड़ कर रखना चाहता है। उसे लगता है कि वो शुरुआती डबल सनराइज वाला प्यार ही असली प्यार है, जबकि रिश्तों की असल सुरक्षा उन्हें एक ही रूप में कसकर पकड़ने में नहीं है, बल्कि उनके बदलते स्वरूप को स्वीकार करने में है। बिल्कुल, उनके विकास को अपनाने में है। तो ये पतन नहीं है। स्रोत के अनुसार वास्तव में ये तो एक दूसरी किशोरावस्था या सेकंड फ्लावरिंग का समय है। ये वह समय है जहां व्यक्ति अपने अहंकार और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के भारी शैल को पीछे छोड़ सकता है। बहुत सही बात है। और जब ये ऑयस्टर बेड का भारीपन भी अपनी उम्र पूरी कर लेता है, जब जिम्मेदारियों का ये भागदौड़ वाला दौर गुजर जाता है, तब रिश्ता अपने सबसे परिपक्व और स्वतंत्र स्वरूप में पहुंचता है, जो कि सबसे खूबसूरत चरण है। हाँ, और इसे ऑर्गोनॉटा शेल के जरिए समझाया गया है।
आर्गोनॉटा ऑयस्टर बेड की तरह किसी चट्टान से बंधा नहीं होता, ये आज़ादी से तैरता है। आर्गोनॉटा एक ऐसे रिश्ते का प्रतीक है जहां दो पूर्ण और विकसित इंसान मिलते हैं। ये इस पूरे दर्शन का शायद सबसे बेहतरीन हिस्सा है। यहाँ वो जर्मन कवि रिल्के का विचार सामने आता है ना? हाँ, रिल्के का। उन्होंने कहा था कि असली प्यार दो एकांतों का मिलन है, दो ऐसे एकांत जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, छूते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मतलब कोई निर्भरता या डिपेंडेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्यार में इंटरमिटेंसी यानी रुक रुक कर होने की स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे समुद्र में हमेशा ज्वार भाटा आता है, लहरें आती हैं और जाती हैं। वैसे ही कोई भी रिश्ता हमेशा एक ही चरम सीमा पर नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। दूरियां और नजदीकियां एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इसे समझने के लिए एक नृत्य या डांस की उपमा बहुत सटीक बैठती है। जरा दो बेहतरीन नर्तकों की कल्पना कीजिए। जो एक साथ डांस कर रहे हो। हाँ, वे एक ही लय में चलते हैं, संगीत के हर सुर को एक साथ महसूस करते हैं। वे एक दूसरे को सिर्फ हल्का सा स्पर्श करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को कसकर नहीं जकड़ते। क्योंकि अगर कसकर पकड़ लिया तो डांस खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई भी डांसर दूसरे को अपनी मुट्ठी में कस लेगा तो वो डांस वहीं रुक जाएगा, उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आर्गोनॉटा का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, इस तरह का डांस करने के लिए किसी भी इंसान को पहले अपने पैरों पर अकेले खड़े होना सीखना पड़ता है। मतलब वापस मूनशेल पे जाना पड़ता है। हाँ, मूनशेल का जो एकांत था वो यहाँ काम आता है। कोई तब तक एक बेहतरीन पार्टनर नहीं बन सकता जब तक वो खुद में पूर्ण ना हो। सही बात है। ये अवस्था निर्भरता और प्रतिस्पर्धा दोनों से बहुत परे है। ये दो पूर्ण विकसित स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है। खैर, ये सारी बातें सुनने में एक बहुत ही आदर्श जीवन की तरह लगती हैं। लेकिन जीवन कोई थ्योरी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये विचार यहीं रुक नहीं जाते। 1955 में जब ये मूल रूप से लिखा गया, उसके बाद 1975 में लेखिका ने एक आफ्टरवर्ड भी जोड़ा था। 20 साल बाद। हाँ, इन 20 सालों में पूरी दुनिया बदल चुकी थी। बड़े सामाजिक और मानवाधिकार आंदोलन हुए, तकनीकी बदलाव आए। तो इन सब के बीच लेखिका के अपने विचारों में क्या बदलाव आया? 1975 के आफ्टरवर्ड में जीवन की एक बहुत ही यथार्थवादी और थोड़ी दर्द भरी सच्चाई सामने आती है। लेखिका अबैंडन्ड शेल यानी खाली घोंसले या वैधव्य के अकेलेपन की बात करती हैं। जब बच्चे बड़े होके घर से चले जाते हैं। हाँ, या जब जीवन साथी नहीं रहता तो वो ऑयस्टर बेड अचानक खाली हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि अपना केंद्र खोजने का जो पाठ मूनशेल ने सिखाया था वो जीवन में एक बार सीखकर खत्म नहीं हो जाता। मतलब ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। आज तकनीक और 24 घंटे चलने वाले संचार माध्यमों के कारण हम सिर्फ अपने पड़ोस या अपने शहर की चिंता नहीं करते, हम पूरी दुनिया के दुखों, युद्धों और समस्याओं का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। हम लगातार फोन पर दुनिया भर की बुरी खबरें स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, डूम स्क्रॉलिंग। लेकिन एक इंसान की भावनात्मक क्षमता तो सीमित ही है। तो क्या हम भविष्य या विशाल जनसमूहों की चिंता में इतने डूब गए हैं कि हमने वर्तमान और व्यक्ति को पूरी तरह से भुला दिया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर बहस करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वही अपने खुद के जीवन, अपने मानसिक स्वास्थ्य से भागने लगते हैं। हाँ, बाहर की दुनिया सुधारने में लगे हैं और अंदर सब बिखरा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर सच में दुनिया की समस्याओं को सुलझाना है तो शुरुआत यहाँ और अभी से करनी होगी। बूंदों से ही नदी बनती है। मतलब पहले खुद को ठीक करना होगा। हाँ, कोई भी व्यक्ति परिधि यानी दुनिया तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने केंद्र यानी अपनी व्यक्तिगत शांति को स्थापित न कर ले। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। इस पूरी चर्चा ने जीवन को देखने का एक बहुत ही शांत नजरिया दिया है। सर्टेनली। जीवन कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिससे बस हाँफते हुए पूरा करना है। जीवन समुद्र के ज्वार की तरह है। इस सफर में हमने देखा कि चैनल्ड वेल्क की तरह बाहरी दिखावे को छोड़ना कितना जरूरी है। और मूनशेल की तरह एकांत में अपनी आत्मा को सींचना। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर रिश्तों के बदलते स्वरूप को अपनाना, चाहे वो डबल सनराइज हो या आर्गोनॉटा। जानकारी और डिजिटल शोर के भारी बोझ तले दबी आज की इस दुनिया में ये दर्शन एक एंकर की तरह काम करता है। एक ठहराव देता है। हाँ, ये याद दिलाता है कि सब कुछ एक साथ करना जरूरी नहीं है। समुद्र तट पर पड़ी हर सीपी को आप जेब में नहीं भर सकते।
जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ गिनी चुनी सीपियों को चुनना ही काफी है। और अंत में सुनते समय एक गहरा विचार मन में आता है जो स्रोत सामग्री की भावना को ही आगे बढ़ाता है। वो क्या है? देखिए, हम सभी हमेशा जीवन के हाई टाइड यानी खुशियों और उपलब्धियों के एकदम चरम पर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लहर हमेशा ऊपर ही रहे। हाँ, कोई नीचे नहीं आना चाहता। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर हम ज्वार के उतरने का यानी एब टाइड का विरोध करना छोड़ दें? जिस तरह समुद्र का पानी जब पीछे हटता है तभी समुद्र के तल की असली खूबसूरती दिखाई देती है। वो छिपे हुए खजाने। हाँ, वैसे ही शायद हमारी जिंदगी के सबसे निचले और खाली लगने वाले क्षणों में ही वो अनोखे और छिपे हुए खजाने मौजूद हैं जिन्हें तेज लहरों के रहते हम कभी नहीं देख पाते। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम उस खालीपन का डटकर सामना करने का साहस जुटा सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे लेकर हम सभी को खुद से सवाल करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये शांत सफर सभी को कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।